हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडी पारासर और आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे शक्ति का। देखो साथियों, आज हम सब जगह ये शब्द बड़े कॉमन रूप से पाते हैं कि अमुक आदमी शक्तिशाली है, वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति की अवधारणा को किस प्रकार देखा जाता है, राजनीति और शक्ति का संबंध क्या है, कैसे राजनीति और शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार जो व्यक्ति राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होता है वो अन्य क्षेत्रों में अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। तमाम राजनीतिक दार्शनिकों ने इस संदर्भ में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह आज की क्लास है जो वो बीए पार्ट फर्स्ट एवं एमए दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। देखो विद्यार्थियों, शक्ति आधुनिक राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। यह राजनीति शास्त्र में शक्ति की अवधारणा नवीन नहीं है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तथा अन्य राजनीतिक दार्शनिकों ने शक्ति पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया है। मैकियावेली, हॉब्स, नीत्शे, कैटलिन, लासवेल, चार्ल्स मरियम, मार्गेंथो, रॉबर्ट बायरस्टेड, कैपलान, मैकाइवर आदि विद्वानों ने भी शक्ति को मौलिक सिद्धांत के रूप में स्वीकारा है। राजनीति शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन वह पहला व्यक्ति था जिसने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा, अर्थात यह वह शास्त्र है या वह विषय है जिसमें शक्ति का अध्ययन किया जाता है कि शक्ति किसके पास है और वो किस प्रकार स्थानांतरित होती है। लासवेल व कैपलान ने अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी में शक्ति सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया है और यह प्रतिपादित किया है कि शक्ति सिद्धांत राजनीति विज्ञान का सबसे मौलिक सिद्धांत है। यह राजनीतिक प्रक्रियाओं के निर्माण तथा शक्तियों के प्रयोग एवं वितरण में विशिष्ट तत्व के रूप में कार्य करता है। H.J. मार्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पावर एज ए पॉलिटिकल कंसेप्ट में अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति के महत्व को भली भांति दर्शाया है तथा यह कहा है, शक्ति की राजनीति मानव की सत्ता लिप्सा में निहित है। देखो बड़ी अच्छी बात यहाँ मार्गेंथाउ की सामने आती है। वो ये कहते हैं कि राजनीति में जो सत्ता के लिए संघर्ष होता है, सत्ता की जो चाह होती है, उस चाह में शक्ति की राजनीति पावर पॉलिटिक्स हमें दिखाई देती है, निहित होती है। एरिक कॉफमैन कहते हैं, राज्य शक्ति के विकास, वृद्धि एवं प्रदर्शन का प्रतीक है। जो स्टेट है वो हमें ये दिखाई देता है कि वो शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है, वृद्धि का प्रयास करता है और उसके प्रदर्शन का प्रतीक है। शक्ति की प्राचीन भारतीय अवधारणा। देखो विद्यार्थियों, भारतीय जो राजनीतिक दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनमें भी शक्ति हमें प्राचीन रूप से दिखाई देती है कि पहले से ही इसका अध्ययन एक अवधारणा के रूप में किया जाता रहा है। प्राचीन भारतीय विचारकों में मनु एवं कौटिल्य ने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है। इन्होंने राजनीति को दंड नीति तथा राजा को दंडधर कहा है। कौटिल्य ने कहा है कि दंड इतना महत्वपूर्ण है कि स्वयं राजा भी इसके अधीन है। देखो दंडधर से आशय कौटिल्य का यह दंड को धारण करने वाला, अर्थात शक्ति का धारक, जिसको राजा कहा है। और उन्होंने शक्ति की अवधारणा को इतना व्यापक बनाया है, दंड की अवधारणा को, कि स्वयं राजा भी इससे नहीं बच सकता, राजा भी इसके अधीन है। कहीं ना कहीं वो एक निरंकुश सत्ता के खिलाफ थे, इससे ये बात ध्वनित होती है। मनु ने बताया कि ईश्वर ने पृथ्वी पर दंड की उत्पत्ति राजा के रूप में की है एवं वह लोक धर्म है। उन्होंने बताया कि जब सब जन सोते हैं तो यह दंड ही जागता रहता है। दंड के भय से चोर चोरी नहीं करते एवं अपराधी अपराध नहीं करते, एवं राजा को चाहिए कि वो दंड का प्रयोग मर्यादानुसार नीति एवं धर्म के साथ करे, क्योंकि दंड शक्ति का मनमाना प्रयोग करने वाला शासक इस लोक में अपयश
एवं परलोक में नरक को प्राप्त करेगा। ऐसा भारतीय दर्शन में कौटिल्य, मनु मानते हैं। अर्थ एवं परिभाषा। शक्ति राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि राजनीति का अर्थ संघर्ष को सुलझाने से संबंधित है। तो किसी राजनीतिक समुदाय के अंतर्गत शक्ति का वितरण ही यह तय करता है कि किस प्रकार संघर्ष को सुलझाया जाता है और क्या सभी पक्ष संघर्ष का समझौते का पालन करेंगे। देखो विद्यार्थियों, शक्ति मतलब संघर्ष को बढ़ावा भी देती है और शक्ति संघर्ष को रोकती भी है। शक्ति जो संघर्ष होता है या युद्ध होते हैं, उन युद्धों में एक संतुलन का भी कार्य करती है। राजनीतिक शक्ति का अर्थ है दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व। रॉबर्ट ए ढाल ने राजनीतिक शक्ति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ए उस सीमा तक बी पर शक्ति रखता है जिस सीमा तक बी से कार्य करा लेता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं करा सकता। रॉबर्ट ए ढाल ने देखो उदाहरण के माध्यम से बड़े स्पष्ट ये क्लियर किया है। हम देख सकते हैं कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका तमाम कमज़ोर राज्यों से तुरंत कार्य को करा लेता है। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, प्रभुत्व रखता है और शक्ति रखने के कारण शक्ति का बिना प्रयोग किए हुए ही वह कार्य को करा लेता है। अर्थात राजनीतिक शक्ति वह क्षमता है जिसमें कोई भी राष्ट्र उस कार्य को करे जिसको शक्ति न होने की स्थिति में वह नहीं करता। रॉबर्ट बायस्टेड कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, बड़ी स्पष्टता से इसको रखा है कि ये बल प्रयोग की योग्यता है, इसका वास्तविक प्रयोग नहीं है, क्योंकि शक्ति का जब वास्तविक प्रयोग होता है तब वह बल में बदल जाती है और बल से ज़्यादा प्रभावपूर्ण शक्ति होती है, क्योंकि शक्ति में वो योग्यता होती है जिस योग्यता के मात्र होने से सामने वाला व्यक्ति वह कार्य कर सकता है। मैकाइवर कहते हैं शक्ति व्यक्तियों तथा उनके व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। एडवर्ड सिल्स कहते हैं शक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता है। कैटलिन कहते हैं शक्ति प्रभावित करने की क्षमता है। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर शक्ति के अर्थ को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है बल प्रयोग के रूप में। प्राचीन भारतीय विचारकों ने शक्ति को दमन एवं बल प्रयोग के रूप में स्वीकारा है। मनु ने कहा है दंड से दुष्टों का दमन व धर्म की रक्षा होती है। अगर कोई राजा दंड का अनुचित प्रयोग करता है तो उसका व उसके कुटुंब का नाश हो जाता है। नियंत्रण के अर्थ में शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार एवं कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता का नाम है। मार्गेंथाउ ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण के रूप में स्वीकारा है कि शक्ति नियंत्रण का कार्य करती है। बल प्रयोग की संभावना के रूप में कुछ विद्वान शक्ति को राजनीतिक शक्ति एवं बल को सैनिक बल के रूप में परिभाषित करते हैं। शक्ति में बल निहित होता है, किंतु सामान्यतः वह बल का प्रयोग नहीं करती, लेकिन करने का अधिकार रखती है। अतः लोग स्वेच्छा से शक्ति का अनुसरण करते हैं। मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में कुछ विद्वान मानते हैं कि मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति होती है कि वह शक्ति के प्रति आसक्त रहता है एवं प्रत्येक व्यक्ति अन्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की कामना रखता है। हॉब्स कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति भय से संचालित होता है और भय से मुक्ति पाने के लिए शक्ति को धारण करने की तीव्र एवं सतत कामना करता है, जिसका अंत केवल मृत्यु के साथ होता है। प्रभाव प्रक्रिया के रूप में कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को जन्म देता है। जिसके पास शक्ति होती है उससे अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं तथा उसी के अनुकूल आचरण करते हैं। इस अर्थ में शक्ति व्यक्तियों एवं समुदायों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करती है। मूल्य के अर्थ में कुछ विद्वान इसे आदर्शवादी एवं कुछ यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मार्गेंथाउ ने शक्ति को एक यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकारा है। इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति साध्य होती है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता
एवं न्याय का नियंत्रण नहीं होता। व्यवस्था के अंतर्निहित तत्व के रूप में किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की रचना, संचालन एवं रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है। शक्ति के अभाव में किसी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर ऐसी स्थिति होगी कि उस संगठन से इतर शक्ति है तो निश्चित रूप से वो संगठन ज़्यादा नहीं चल पाएगा। राष्ट्र संघ के संदर्भ में भी हमने देखा कि राष्ट्र संघ बना लेकिन वह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ के साथ नहीं था। शक्ति की उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि शक्ति एक जटिल अवधारणा है जिसके अनेक रूप होते हैं। संक्षेप में राजनीतिक शक्ति का अर्थ है नियंत्रण या प्रभुत्व। राजनीतिक शक्ति के बारे में 3 बातें कही जा सकती हैं। पहली है, राजनीतिक शक्ति को धारण करने वाले लोगों में उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। अर्थात जो व्यक्ति शक्ति को धारण करते हैं उनमें जो अधिक शक्ति धारण करते हैं वो उच्च, और जो कम शक्ति धारण करते हैं वो निम्न, और उन दोनों में एक स्वाभाविक संबंध होता है। दूसरा है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंततः सामान्य जनता पर होता है और उसे सत्ता का प्रयोग करने वाले की बात माननी पड़ती है। ये बात भी हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि शक्ति या सत्ता का प्रयोग उच्च से अधीन की ओर होता है और निम्न में जो आम जनता है उसको शक्ति या सत्ता की बात माननी पड़ती है। तीसरा है, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक। अर्थात इसका आशय ये है कि जो राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति का इतना असर होता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से लोग उससे जुड़े रहते हैं और उस कार्य को करने के लिए एक तरह से अपनी सहमति दे देते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे।